शुक्ला रुक कर लेते हैं खबरों का। गुरुग्राम में बीजेपी के जिला और राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे। इस कार्यालय में जिला और राज्य स्तरीय के पदाधिकारियों के भी दफ्तर होंगे। इस कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है, तो वहीं कार्यालय के ऑडिटोरियम का नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित हरियाणा कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार संपर्क बनाए हुए आपकी जानकारी में आपकी को करके रखा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हमारे गुरुग्राम स्थित प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे राज्य सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी, बनवारी लाल जी और सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह होगा। हमने 2 लोकसभाओं के अपने कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा को बुलाया है। इस कार्यालय का नाम कार्यकर्ताओं की, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मनो इच्छा के अनुरूप गुरु कमल रखा है, जिसमें गुरुग्राम गुरु की नगरी, उसमें से गुरु लिया है और पार्टी का जो चिन्ह है कमल, उस नाते से गुरु कमल इसका नामकरण जो है हुआ है, उसको करके रखा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुंदर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार संपर्क बनाए हुए जानकारी में आपकी उसको करके रखा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुंदर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार संपर्क बनाए हुए आपकी जानकारी में आपकी उसको करके रखा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद दक्षिण हरियाणा कैथल के लघु सचिवालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा की राज्य मंत्री कमलेश डांडा पहुंची। उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैसे भारत की कल्पना की है, जहां पर सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाए। आपको बताते चलें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के मऊ कस्बे में हुआ था और हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया जाता है। जेजेपी जिला प्रधान श्री रूप सिंह माजरा जी। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिक अपने वार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की मांग नगर दर्शन पोर्टल पर डाल सकते हैं। इसके अलावा वो इस पोर्टल पर शिकायतों और सुझाव भी दे सकते हैं, जो आगामी कार्रवाई के लिए विभाग को प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर दर्शन पोर्टल के शुभारंभ से अब हरियाणा के प्रत्येक निकायों में क्रियान्वयित किए जा रहे विकास कार्यों समेत नए विकास कार्यों की मांगों का जो संपूर्ण डेटा है वो ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्मित किए जा रहे भवन और सड़कों के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने करीब 2900 करोड़ रुपए के भवन निर्माण और लगभग 3500 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करी। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाए जाएंगे ताकि बारिश होने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बुहाना के बिसरू गांव में मनरेगा लोकपाल रविंद्र चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा योजना के तहत घरों में बनाए गए कैटल शेडों की जांच की और मौके पर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। रविंद्र चौहान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि सरपंच ने पंचायत अधिकारियों से साठगांठ करके मनरेगा योजना के तहत घरों में कैटल शेड कागजों में बनाए गए दिखा करके मनरेगा राशि का गबन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 6 घरों में पटवारी और मनरेगा ऑपरेटर के साथ मुआयना किया, जहां एक भी घर में कैटल शेड बना हुआ नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने पंचायत पटवारी से संबंधित रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड नहीं मिलने पर उन्होंने जमकर उसे फटकार लगाई। वहीं इस घोटाले की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से हुई तो दर्जनों संबंधित कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। बीसरू में आज हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कहा कि कैटल शेड के लिए अमाउंट जारी हुआ और जारी होने के बाद यहाँ कैटल शेड बनने थे, लेकिन आज तक यहाँ धरातल पर कोई कैटल शेड नहीं बना है। इसकी जांच के लिए हम आ जाए। सर कितने कैटल शेड आपने जांचे हैं? अभी तक लगभग 3-4 के करीब हम जांच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। अधिक गरीब परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को, जिसमें स्वच्छता का आग्रह तो है ही, लेकिन साथ साथ नारी गरिमा की सुरक्षा की भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। हर घर में बिजली जले, शिक्षा के नए नए केंद्र स्थापित होना, अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करते उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देने के साथ ही उन सभी गरीबों और वंचितों को जिनके आवास कहीं पर बने थे लेकिन उसका पट्टा किन्हीं कारणों से उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन्हें उजाड़ना नहीं बल्कि उनको बसाने की व्यवस्था वहीं पर हो, उन्हें आवासीय पट्टा वहां पर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था आज सरकार जिस रूप में प्रारंभ की है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने की एक मुहिम का ही हिस्सा है और उसी के तहत आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी और वो बात उन्होंने कही थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करने से ही हम उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। याद करिए, आज तो काफी परिवर्तन हुआ है, समाज, पूरी व्यवस्था, सरकारें सब आपके साथ में खड़ी होती है, लेकिन एक समय वह कालखंड कैसा रहा होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ होगा। उस समय छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना, स्कूल में भी इस प्रकार की भावनाएं थी, प्रवेश में इस प्रकार की भावनाएं थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक भावना थी, लेकिन उन्होंने पलायन का नहीं बल्कि जीवन में स्वयं से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया और भगवान बुद्ध के उस मार्ग को अपनाया कि अप दीपो भव के उस भाव को उन्होंने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास किया। और वही कारण है कि आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है,
समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, न्याय, बंधुता और समानता की बात होती है, स्वाधीनता की बात होती है, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ वहां का प्रत्येक नागरिक लेता है। और इसलिए लेता है क्योंकि वह राह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको दिखाई थी। और उन्होंने एक बात जो कही थी, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हम आदि से अंत तक सदैव भारतीय हैं। इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बना करके जब हम कार्य करेंगे तो सदैव जीवन में सफलता का मार्ग सदैव हमारे जीवन में चूमता हुआ दिखाई देगा। मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लंबी परंपरा को 1991 से लेकर के लगातार इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शताब्दी वर्ष जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष पूरा देश मना रहा था, तब लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा इस आयोजन के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरा विश्वास है कि अगला कार्यक्रम जब हम लोग यहां पर आयोजित करेंगे तो वह कार्यक्रम उसी केंद्र में स्थापित होगा जहां पर अपना ऑडिटोरियम होगा, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर शोध करने के लिए हमारे युवाओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था होगी, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने समय में सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसमें वहां पर 50,000 से अधिक पुस्तकें मौजूद थी। जहां पर इस प्रकार का पुस्तकालय होगा, जिस पुस्तकालय के माध्यम से हम वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को उनके सामने रख करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अंबेडकर महासभा को उनके द्वारा सम विषम परिस्थितियों में जूझते हुए, कार्य करते हुए, आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्हें हर प्रकार से उन्हें सम्मान देने और उनकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में एक भेदभाव से रहित, एक समता, बंधुता और समानता की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हम लोग मिलकर के नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चर्चित यश हत्याकांड में करनाल पुलिस की एसआईटी टीम ने बुधवार को 2 और महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों महिला आरोपियों को गुरुवार 14 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों महिला आरोपियों के संबंध में जांच में यह खुलासा हुआ कि दोनों ने सबूत मिटाने के लिए बच्चे के शव को अपनी छत से पड़ोसी के घर की छत पर फेंक दिया था। इस मामले में बीती 9 अप्रैल को आरोपी महिला अंजलि पत्नी विकास को गिरफ्तार किया गया, जिसको अगले दिन अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद दोबारा उसे न्यायालय में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। आज 3 दिन का जो पुलिस रिमांड था आज खत्म हुआ था और रिमांड खत्म होने के बाद हमने आज इनको दोबारा पेश किया है और 2 दिन का आगे का फिर पुलिस रिमांड लिया है, क्योंकि इसमें काफी पूछताछ करनी और कुछ चीज रिकवर करनी बकाया है, जो इस रिमांड के दौरान वो सारी। क्यों मारा सर? मारा क्यों है? मारा क्यों है? कारण क्या है? वो अभी क्लियर जैसे ही होगा। इस 2 दिन का रिमांड इसलिए हमने बढ़वाया ताकि एक चीज प्राथमिक तौर पर क्या निकल, सारी चीज फाइल पे आ जाए। जो भी मिलेगा वो सब। सर किसी और की भी गिरफ्तारी? पहले तो अंजलि का मेडिकल करवाया गया, फिर सीआईए 2 इंचार्ज जो मोहनलाल है उन्होंने अंजलि को यहाँ इंद्री कोर्ट में पेश किया और कोई संतोषजनक जवाब मोहनलाल जी मीडिया को नहीं दे पाए और जनता में और परिवार में भारी असंतोष है।
और कोई ऐसा कोरिलेट नहीं हो रहा, कोई कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ रही। और पुलिस की जो ये प्रक्रिया है ये धीमी है, और परिवार और समाज और इलाके के लोग और जिले के और प्रदेश के और देश के लोग परिवार की कार्रवाई से भी संतुष्ट कहीं भी नजर होते नहीं दिखाई दे रहे। और इसमें हमारा ये मानना है, अंजलि अकेली जब एक छोटे बच्चे को दवाई डाली जाती है, उसके मुंह में दवाई भी डाली जाती है, तो एक औरत अकेली नहीं डाल सकती, उसके हाथ भी पकड़ने पड़ते हैं। तो अंजलि के साथ और भी इसमें लोग हैं, और लोगों की गिरफ्तारी पुलिस को जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1007 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 818 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो 98.76% हो गया। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,058 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। देश में बढ़ रहे हैं लगातार कोरोना के केस, तो आपको बताते चले यहाँ पर आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 818 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, तो रिकवरी रेट एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन केसेस भी लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सबको भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, क्योंकि हम पूरी तरीके से बेफिक्र हो चुके हैं। बाजारों में, भीड़-भाड़ एरिया में कोई भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम फिर से गाइडलाइंस का पालन करना शुरू कर दें और मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक 1007 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। एक कोरोना मरीज की ऐसे में मौत हुई है। देश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है, उसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दे रहे हैं। कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गया। देश में कोरोना के 11,058 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई और 96 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.86% पहुंच गया। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 146 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 27, सोनीपत में 1 और करनाल में 3 केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के 179 केस सामने आए। 96 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। रिकवरी रेट की बात करें प्रदेश में तो 98.86% पहुंच गई है। गुरुग्राम में 146 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 27, करनाल में 3 केस मिले हैं। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले तो पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की कमर तोड़ी, तो अब सीएनजी के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज फिर तीसरी बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हुई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो मिल रही है। गुरुग्राम में सीएनजी 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो मिल रही है। साथ ही साथ करनाल और कैथल में सीएनजी 80 रुपए 27 पैसे प्रति किलो मिल रही है। तो महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है। आम आदमी परेशान हो चुका है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब सीएनजी के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी 2 गुनी मार यहां पर आम आदमी पर पड़ रही है। महंगाई की मार से आम आदमी पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है और जो राहत की उम्मीद आम आदमी लगाकर बैठा है वो राहत दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम
₹45.86 प्रति SCM पहुंच गए हैं। देश में आम जनता महंगाई की मार से परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों से जनता को अभी राहत नहीं मिली। इसी बीच अब PNG के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में PNG के दाम ₹4.25 की बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते दिल्ली में PNG ₹45.86 प्रति SCM बिक रही है। वहीं नोएडा में PNG ₹45.96 प्रति SCM और गाजियाबाद में PNG ₹45.96 प्रति SCM हो गई है। तो महंगाई की मार से आम आदमी पूरी तरीके से बेहाल हो गया है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ CNG के दाम बढ़ गए हैं। और यहाँ पर आपको हम एक नई जानकारी यानी कि PNG के बढ़ते हुए दामों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो महंगाई की मार से पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान है लोग। PNG के क्या कुछ दाम चल रहे हैं उसकी जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। दिल्ली NCR में PNG के दाम ₹4.25 की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में PNG ₹45.86 प्रति SCM बिक रही है। नोएडा में PNG ₹45.96 प्रति SCM, गाजियाबाद में ₹45.96 प्रति SCM। कुरुक्षेत्र के थाना सदर थानेश्वर पुलिस ने अंग्रेजी शराब से लदे ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा और चेकिंग के दौरान ट्रक से 720 पेटी अवैध शराब बरामद कर ली। आपको बताते चले माल मुकदमा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी की देखरेख में नष्ट किया गया। इसी के साथ आपको बताते 720 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया है। ये एक SP साहब की तरफ से मुहिम चलाई हुई है, जिस दिन के SP जिला कुरुक्षेत्र का चार्ज लिया हुआ है कि जो भी थानों के अंदर माल मुकदमा वगैरह मदें पड़ी हैं किसी प्रकार की हैं, खास करके शराब वगैरह है, पुरानी शराब है, जो एक बीमारी का घर भी बना हुआ है और जगह को भी उन्होंने रोका हुआ है और भी काफ़ी लीगल भी और हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनका कंसर्न दिखाते हुए SP साहब ने दिशा निर्देश किए, लगातार प्रयासरत रहे और उन्हीं के प्रयासों का ये नतीजा है कि हम लोग पीछे भी डिस्पोजल करवाया था। सी साहब के आदेश अनुसार मुझे लिकर डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, जिसमें आज सदर थाना की लगभग 720 पेटियां शराब जो कि 2018 में पकड़ी गई थी, उसे आज नष्ट किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें सिरसा से अगली खबर है, जहां सरूलदागढ़ रोड में बने ओवरब्रिज के नीचे ओवरटेक के चक्कर में कार और पंजाब रोडवेज की बस की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि कार का आगे का हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। एक्सीडेंट के समय कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें तीनों को नागरिक अस्पताल भिजवाया गया, जबकि बस चला रहे ड्राइवर और सवारियों को थोड़ी चोट आई है। सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। उससे पहले ही पीड़ितों को अस्पताल भिजवाया जा चुका था। मेरा नाम कश्मीर सिंह है जी, मैं सरदूलगढ़ बस स्टैंड से इंचार्ज हाँ जी PRTC का। ये बस सरसा तो बरनाला जा रही सी जी और इस तो अगे ट्रक वाला कणक जा रहा सीगा जी, उसके पीछे कार सी और कार ने ट्रक को ओवर स्पीड से पास करना चाहे, ओवरटेक करना चाहे जी, और अगों बस आ गई नहीं टक्कर। 3 लोग है जी बस कार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।